नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश दिन भर में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। बता दें कि इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक चुनौतियों से निपटने को लेकर व्यापक चर्चा की गई और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कठिन वैश्विक वातावरण में G20 को प्रभावी नेतृत्व देने के लिए मैं राष्ट्रपति जोको विडोडो का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इंडोनेशिया के विकास के सहयात्री बने हुए हैं। कितने ही तमिल भाषी कलाकार यहां की संस्कृति, यहां के आर्ट्स को और समृद्ध करने में अपना योगदान दे रहे हैं। मुझे याद है जब 3-4 साल पहले इंडोनेशिया के बप्पा नयोमान न्यू आर्टा जी को भारत ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। उस समय भारत का राष्ट्रपति भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता ही रहता था। ऐसे ही इंडोनेशिया के वायन दिव्या और आगुस इंदिरा उदयन जी, उनको जब पद्म सम्मान मिला था तो मुझे उनके बारे में काफी कुछ जानने का, निर्णय करने से पहले मुझे काफी कुछ उनके विषय में जानने का मौका मिला। आगुस इंदिरा उदयन जी, आप भली भांति परिचित हैं उनसे और आज यहाँ मौजूद भी हैं। वो बाली में महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। मैंने कहीं उनका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें वो कह रहे थे कि भारत की सबसे बड़ी विशेषता अतिथि देवो भव की है। यानी अतिथि देवो भव, ये भावना जो है ये हर भारतीय के रगों में है। अपनत्व का ये भाव प्रकट होता है। मुझे इंटरव्यू पढ़ के अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक ही बात और भी बतानी चाहिए। अपनत्व के विषय में भारत की तारीफ हो रही होगी, लेकिन इंडोनेशिया के इंटरव्यू पढ़ के अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक ही बात और भी बतानी चाहिए। अपनत्व के विषय में भारत की तारीफ हो रही होगी, लेकिन इंडोनेशिया के लोगों का भी अपनत्व कम नहीं है। वहीं पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए कहा कि आज पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मना रहा है। मैं देश के महान क्रांतिकारी सपूत भगवान बिरसा मुंडा को सादर नमन करता हूं। मैं इसे अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि हमें बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का अवसर मिला। मैं देश के महान सपूत, महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा को आदरपूर्वक नमन करता हूं। 15 नवंबर की यह तारीख भारत की आदिवासी परंपरा के गौरवगान का एक विशेष दिन है। मैं इसे अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का सौभाग्य मिला। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा केवल
हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक थे, इतना ही नहीं है, वो हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा जारी की गई इस चौथी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में 1 महीने का समय भी अभी नहीं बचा है और सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना, नोटबंदी और जीएसटी लाकर सरकार देश की जनता में डर पैदा कर रही है। राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मेड इन चाइना उत्पाद चाहते हैं क्योंकि इससे देश के 2-3 अरबपतियों को फायदा होगा। सरकार की नीतियों से लोगों में डर पैदा किया जा रहा है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि जो इंसान डरता है उसके दिल में नफरत पैदा होती है, जो समाज को विभाजन की ओर ले जाती है। हिंसा, धर्म, जात इधर उधर डालते हैं, मगर इससे आपको भविष्य में कुछ नहीं मिलने वाला। हिंदुस्तान का युवा रोजगार चाहता है, सड़क पे हर युवा मुझसे यही कहता है। अभी अभी 100 गज यहाँ से 100-200 गज पहले लड़की आई, कहती है राहुल जी मैंने हाई स्कूल खत्म कर दिया, कॉलेज जाना चाहती हूँ, मैं नहीं जा सकती। मैंने पूछा क्यों? सरकारी कॉलेज है नहीं, सब प्राइवेट है, लाखों रुपए देने मैं नहीं दे सकती, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्या करूँ? एक नहीं है भाई लोग, ऐसे करोड़ों युवा हिंदुस्तान में, करोड़ों हैं। और ये सब के सब अगर इनसे काम निकाल लिया, ये चाइना को पटक फेंक देंगे, 2 मिनट नहीं लगेगा, मगर इनको चांस नहीं दिया जाता। शिक्षा का सिस्टम देखो, पूरा का पूरा प्राइवेट कर दिया। अस्पताल जाना है, पूरा का पूरा प्राइवेट कर दिया। रोजगार चाहिए, नहीं भैया आपको नहीं मिल सकता, सिर्फ 2-3 अरबपति है, पूरा पूरा हिंदुस्तान पूरी सब बिजनेस उनको मिलेगा, आपको नहीं मिल सकता। आपका ध्यान सिर्फ धन, जात, इन चीजों में रखेंगे। हिंसा। बिहार के सहरसा में एक बार फिर युवाओं के रोजगार के लिए मेला लगाया गया और ये मेला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहरसा में लगाया गया। बता दें कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से संयुक्त रूप से नया भारत नए अवसर नई समृद्धि के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला लगाया गया है, जिसमें देश के बड़े बड़े मोटर कंपनियों को इस मेले में उतारा गया। नहीं है, मतलब कि हम टाटा में पहले वर्क कर चुके हैं और किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे। NTTF एक कॉन्ट्रैक्ट चलती है टाटा मोटर्स अहमदाबाद में, जिसके थ्रू हमको कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिला था, तो उसी के थ्रू हम वहाँ थे। 3 महीने मैंने वर्क किया उसमें। और जहाँ तक मैंने देखा कि अप्रेंटिस के जो कैंडिडेट होते हैं उनको अदर जो रहते हैं, मान के चलो अदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उनको उनसे ज़्यादा सर्विसेज मिलती है वहाँ पे। सर्विसेज मिलने का ये कि उनका जो भी क्राइटेरिया है, जो भी उसके एम्प्लॉय पे जो भी लागू होती है, वो अप्रेंटिस के कैंडिडेट पे भी लागू होती है। ये पास आउट कहने को नहीं है, मतलब इसमें विभिन्न कंपनियां हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई, सुजुकी, इस तरह की और भी कंपनियां हैं, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके उपरांत उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप का। अमूमन कितने पदों के लिए ये की गई? ये कंपनियों की अपनी योग्यता पर है, जिनका वहाँ रहेगा वो खुद हो जाएगा। तो आपको बता दें कि सहरसा में रोजगार मेला लगाया गया है, जिसमें कई सारी मोटर कंपनियां आई हुई हैं और रोजगार देने का काम कर रही है। भारी संख्या में बेरोजगार युवा इस रोजगार मेले में पहुंचे हैं। बिहार के सहरसा में ये रोजगार मेला लगाया गया है। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता मनोज कुमार जुड़ गए। मनोज, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस रोजगार मेले को लेकर?
जी देखिए, एक्चुअली रोजगार जो मेला लगाया गया है यहाँ पे बिहार में सब जगह अब लग रही है रोजगार मेला। और जिस प्रकार देखा जाए तो मतलब नीतीश जी का एक सपना भी था कि जो भी हर जिले में अच्छे तरह से वहाँ पे रोजगार मेला लगाया जाए। और देखिए रोजगार मेला में जो है आपका उसमें सारे इंजीनियर वगैरह को भी ज्यादातर प्राथमिकता दी जा रही है, इसलिए कि बहुत सी कंपनी के जो मेन होते हैं जो उन्हीं की बहाली ली जा रही है। अच्छा, बिहार की सबसे बड़ी एक बात है कि बेरोजगारी जिस मुताबिक बढ़ती जा रही है उस मुताबिक यदि देखा जाए इस गठबंधन के सरकार में नीतीश जी का उस पर ज्यादा विशेष ध्यान है कि बेरोजगारी कैसे दूर किया जाए। और तेजस्वी जी के आने के बाद जब से वो डिप्टी सीएम आए तो उससे काफी उन्होंने घोषणा भी किया था कि हजारों हजार लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। अब हर जिले में रोजगार मेला लगाया जा रहा है। लेकिन देखिए एक चीज और भी इसमें स्पष्ट होती नजर आ रही है कि हर साल रोजगार मेला तो लगता है, सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट भी जमा होते हैं और लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाते हैं। और आगे जाकर जो होता है कि यदि रोजगार मेला में यदि मेला लगा और उसमें सारे लोग जो अपने डॉक्यूमेंट जमा किए और आने वाले समय में उनकी ज्वाइनिंग मिले तो 100 में से 1-2% लोगों को ही ऐसा सुनने को मिलता है कि उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी। लेकिन इस तरह यदि और विपक्ष की यदि बात सुने तो विपक्ष का कहना है कि बेरोजगार युवाओं को रुझान देने के लिए ये सरकार सिर्फ ये ड्रामा करती है। जबकि भाजपा और जदयू की सरकार थी तो उसमें भाजपा के लोग इस बातों को नहीं बोलते थे, लेकिन उसमें आरजेडी के लोग बोला करते थे। अब जब आरजेडी के साथ है लेकिन तो उसमें अब बीजेपी के लोगों का कहना है कि सिर्फ युवाओं को बेरोजगारों को रुझान दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मनोज। वहीं बिहार की रहने वाली भोजपुरी कलाकार संजना पांडे बिहार ही नहीं बल्कि बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी में अपनी कला के प्रदर्शन से लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इतनी कम उम्र में इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत से भोजपुरी कलाकारों को काफी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन संजना पांडे भोजपुर की एक ऐसी सितारा हैं जो बिहार ही नहीं बल्कि मुंबई में अपना परचम लहरा रही हैं। वैसे देखा जाए तो संजना पांडे की दर्जनों फिल्मों और सैकड़ों गाने लोगों के दिलो दिमाग में बने रहते हैं। लोगों को इंतजार रहता है कि संजना का कोई नई फिल्म और नया गाना कब आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रबी फसलों के लिए उर्वरक और विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के संबंध में बैठक की और उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने अधिकारियों को रबी फसल की बुआई के लिए आवश्यक डीएपी और यूरिया की समयबद्ध आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित कर किसानों को राहत देने के निर्देश दिए। बता दें कि गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में किसी भी कीमत पर किसानों के लिए विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को रबी की फसल की सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जाए। वहीं गहलोत सरकार अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को रोजगार दिलाएगी। जयपुर में आयोजित मेगा जॉब फेयर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात की घोषणा की और इस मौके पर युवा मामले और खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना भी मौजूद थे। सीएम गहलोत ने कहा कि जोधपुर के 3 कैंडिडेट को 18-18 लाख के पैकेज मिले हैं। जयपुर में आज मेगा जॉब फेयर में जोधपुर की शिखा दाधिच को 7 लाख का पैकेज मिला है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। कहीं लोग ऐसा सोचे क्योंकि जॉब देने और लेने वालों को मैं नहीं जानता। महाराष्ट्र के ठाणे में एक बार फिर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद राजन विचारे भी मौजूद थे। शिंदे के कार्यकर्ताओं ने सांसद राजन विचारे पर पानी की बोतल भी फेंकी। बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने सांसद राजन विचारे को सुरक्षित बाहर निकाला। ठाणे के श्रीनगर पुलिस स्टेशन के बाहर भी दोनों गुटों के बीच तनाव का माहौल देखने को मिला। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एकनाथ शिंदे गुट के 10 से 15 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के राजनांद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समय एक पदयात्री चलते समय गंभीर रूप से घायल हो गया। आज सुबह भारत जोड़ो यात्रा के समय ये युवक गर्दी से गिर गया और घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
वहीं बिरसा मुंडा के पैतृक आवास पर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। बिरसा मुंडा को नमन किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम हेमंत सोरेन ने पुष्प भी इस दौरान अर्पित किए। आज 22 साल का हुआ है झारखंड। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। तो स्थापना दिवस के मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। झारखंड के स्थापना दिवस पर आज 22वां स्थापना दिवस है। वहीं झारखंड का स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है और बता दें कि साल 2000 में झारखंड की स्थापना की गई थी। इस साल राज्य का 21वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें 22.85 लाख लोगों के बीच 2006 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य स्थापना दिवस पर झारखंड के सभी निवासियों को शुभकामनाएं दी और जनसभा को भी संबोधित किया। सीओ कोई कलेक्टर बन गए, विभिन्न जिला में कार्यरत है। और सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि उन 250 बच्चों में 32 बच्चे ऐसे थे जो बीपीएल परिवार से आते थे, जिसका मां बाप मजदूर था, जिसका मां बाप आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका था, किसान था। ऐसे बच्चे आज बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनकर के हमारे राज्य के लोगों के सेवा में लगे हुए हैं। और आज कई ऐसी चीजें, आज इस राज्य में शिक्षा का अभाव और शिक्षा मजबूत नहीं होने की वजह से भी इस राज्य के लोगों को छला जाता है, ठगा जाता है और ये आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं फरीदाबाद पुलिस ने एनआईटी 5 नंबर इलाके में साइन स्टार ओयो होटल में छापेमारी की और इस दौरान स्कूल ड्रेस में एक लड़का और लड़की पकड़े गए। पुलिस दोनों को थाने लेकर गई। वहीं ओयो संचालक को भी काबू में किया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बल्लभगढ़ के थाना आदर्श नगर क्षेत्र में किराएदार और मकान मालिक के घर से चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की। पीड़ितों ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। इस पूरे मामले में एसएचओ कुलदीप सिंह ने कहा कि मौके पर टीम भेजी है। जांच के बाद मामला दर्ज किया जाएगा और जल्द ही चोरों की तलाश शुरू की जाएगी और आरोपियों को पकड़ा जाएगा। आज सुबह सुबह हम सो रहे थे तो ये भाभी और भैया आ गए ऊपर। उन्होंने वो किया कि चोरी हो गई है। हम तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल पे शिफ्ट हुए हैं। शादी का घर है तो हमारा आधा सामान नीचे, आधा ऊपर है। तो वैसे तो आधा गोल्ड, तकरीबन सारा सा गोल्ड हमारे ऊपर था, मगर बाय मिस्टेक वो एक बैग नीचे आ गया। सामान एक बैग कपड़ों का समझ के नीचे रख दिया। उसमें 1 लाख रुपए और एक सोने की अंगूठी और एक तगड़ी थी। आज सुबह सुबह हम सो रहे। पंजाब में बढ़ते गैंगस्टरवाद और ड्रग्स को देखते हुए पूरे पंजाब में पुलिस का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पटियाला के अलग अलग हिस्सों में हजारों की संख्या में पुलिस बल वहां पहुंचा। हर घर की सघन चेकिंग, तलाशी की जा रही है। बता दें कि डीजीपी पंजाब गौरव यादव के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। गौरव यादव ने कहा कि नशा तस्करों को अब बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कप्तान अमरिंदर सिंह की बेटी बीबा जय इंदर कौर का एमसीडी चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया गया। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। पंजाब में ड्रग्स और खनन में भी पहले से ज्यादा इजाफा हुआ है। पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई है। इस दौरान बीबा जय इंदर कौर ने पटियाला में रुके हुए विकास कार्यों को लेकर भी नगर निगम आयुक्त से मुलाकात की। दिल्ली के वार्ड नंबर 16 में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी मनु गुप्ता ने नामांकन भरकर न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं।
आम आदमी पार्टी प्रत्याशी मन्नू गुप्ता हमारे साथ खास बातचीत में तरीके से इस चुनावी रण में उतरेंगे आप। धन्यवाद सर। चुनावी रण में सबके चेहरे देखते हुए, इतनी जागरूकता, इतनी चमक देखते हुए, देखने मात्र से ही बन रहा है कि जो भी अभी तक एमसीडी में कार्य नहीं हुआ है वो हम सब करके दिखाएंगे। जैसे कि नालियाँ, कूड़े और जो कि एमसीडी के स्कूल होते हैं, छोटे छोटे ये जो कार्य होते हैं, यही सबसे बड़ी समस्याएं पैदा करते हैं, तो उन सब का निवारण हम करेंगे। केजरीवाल 10 गारंटी लेके आए हैं जनता के लिए एमसीडी के अंदर। क्या लगता है उन 10 गारंटियों को और जनता की इन उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल खरा उतरेंगे। और मेरे साथ महिला शक्ति है, मेरे साथ अर्चना जी हैं, गुप्ता जी हैं, तनु गुप्ता जी हैं, तो इन सबके साथ मिलकर मैं जितनी भी रणनीतियाँ हैं उन पर मैं खरी उतरूंगी अपनी महिला शक्ति। मन्नू जी, जमीनी स्तर पे यहाँ चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, तो क्या संगठन साथ है? बिल्कुल सर, क्या कहते हैं ना जी, सबके मन में अपनी अपनी एक आशाएं होती है। सबने मेहनत की थी, सब कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, मैं किसी की निंदा नहीं करूंगी क्योंकि हमारा एक भी कार्यकर्ता निंदा के पात्र ही नहीं सर। तो ये थी हमारे साथ आजादपुर वार्ड पे आम आदमी पार्टी प्रत्याशी मन्नू गुप्ता, जो कह रही हैं कि केजरीवाल की 10 गारंटियों को पूरा कर वो जीत दर्ज करेंगी। किरणपाल सिंह, दिल्ली। वहीं दिल्ली में वार्ड नंबर 15 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मुकेश गोयल ने नामांकन किया और न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए बताया कि 5 बार चुनाव लड़ काम किया है और आगे भी करेंगे और केजरीवाल की गारंटी भी पूरी करेंगे। चुनावी रणभेरियां बजी, नामांकन को उम्मीदवार तैयार और 1997 से अब तक 5 बार चुनाव जीतने के बाद 6वीं बार आम आदमी पार्टी से अपनी दावेदारी रख चुनावी मैदान में उतरने को मुकेश गोयल हैं तैयार। आइए बात करते हैं आम आदमी पार्टी के आदर्श नगर वार्ड नंबर 15 से। मुकेश जी, जिस तरीके से आज नामांकन भर चुके हैं, सब कह रहे हैं कि मुकेश जी वार्ड बदलते रहे, पार्टी बदलती है, बड़ा उनके लिए मुश्किल होने वाला है, क्या कहेंगे उनके लिए? जो लोग इस तरह की बातें करते हैं शायद उन्हें जानकारी नहीं है। मैं आपको सबसे पहले जानकारी दे दूं, मैं 2 बार आदर्श नगर से पहले निगम पार्षद रहा हूँ। वो सीट महिला के लिए आरक्षित हो गई थी, इसलिए मैं धीरपुर गया था। धीरपुर की सीट जर्नल थी, 2 बार मैं वहाँ से लड़ा। उसके बाद सराय पीपल थला में मेरे को पार्टी ने भेजा कि आप सराय पीपल थला हमारा कमजोर वार्ड है, वहाँ जाकर सर्वे के अंदर देखा गया जहाँ केजरीवाल की गारंटी को विधानसभा ने माना, लोगों ने माना, वहीं आदर्श नगर विधानसभा के प्रत्येक वार्ड पे सर्वे में आपकी भी गारंटी थी। नहीं, मेरी कोई गारंटी नहीं है। मेरी गारंटी तो मेरे क्षेत्र के लोग, मेरी जनता, मेरे नहीं काम दिखा, वहाँ लोग कह रहे हैं समुदाय भवन भी बनाया, जो भी कुछ करा हमने। मैंने अपने 5 बार में निगम पार्षद बना, 5 बार में मैंने 5 कार्यकालों में वहाँ समुदाय भवन बनाए। मैंने वहाँ मजलिस पार्क के अंदर जिम सेंटर भी बनवाया। ये मेरे साथ हमेशा, मेरे साथ दिन रात मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और मैं कुछ नहीं हूँ। मेरी ताकत ये मेरे परिवार के सदस्य। तो देखिए, ये थे हमारे साथ मुकेश गोयल, जिन्होंने 1997 से लेकर अब तक निगम में अपनी दावेदारी रखी हुई है, जीत दर्ज की हुई है चुनावी। और इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।